हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 14 जिसका नाम है मनु भंडारी। इसकी जो लेखिका है वो भी है मनु भंडारी। तो पहले हम जानते हैं इस पाठ की लेखिका के बारे में, मनु भंडारी के बारे में। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। उन्होंने कई कहानी संग्रह, उपन्यास भी लिखे हैं। ये तो हमने जाना मनु भंडारी जी के बारे में। अब हम जानते हैं कि मनु भंडारी जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या कहना चाहती हैं। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की सिलसिलेदार आत्मकथा नहीं है। उन्होंने इसमें उन घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो उनकी लेखिके जीवन से जुड़े हुए हैं। इस अंश में उनके किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने उनके लेखिके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में मनु जी ने अपने पिताजी, अपनी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल और अपने परिवार के भाई बहनों के बारे में, अपनी माताजी के बारे में बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि आखिर इसमें जो मनु भंडारी है वो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में और अपनी हिंदी की प्राध्यापिका के बारे में और अपने बारे में क्या बताती है। मनु जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, लेकिन उनकी यादों का सिलसिला शुरू हुआ अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे अपनी बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के साथ। नीचे हम सब भाई बहन और हमारी बेपड़ी माँ, जो सुबह से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और नाम था। वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे और विद्यार्थियों को पढ़ाया भी करते थे, जिनमें से तो कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुंच गए थे। ये उनके खुशहाली के दिन थे। उन दिनों वे दरिया दिल, कोमल, संवेदनशील व्यक्ति थे, परंतु वहीं आज वे बेहद क्रोधी और अहंवादी बन गए हैं। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में ये सब केवल सुना था कि वे पहले इतने नरम दिल थे। आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी कि जिसके कारण उनका जो ये दिल था वो इतना कठोर हो गया था। ये अब वो आगे की कहानी में बताती है कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटके के कारण और अपनों के द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उनके जो पिता थे वो इतने क्रोधी और अहंवादी बन गए थे। वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बल पर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को पूरा किया। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिला, परंतु धन नहीं मिला। तो उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलू खत्म होने लगे और वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। जब तब वे अपना गुस्सा माँ और हम पर उतारने लगे। यही होता है जब इंसान अपनों से ही विश्वासघात पाता है, यानी कि जब अपने ही उनके साथ विश्वासघात करते हैं तो किसी भी इंसान के लिए किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हर किसी को शक की नज़रों से देखता है। उसी तरीके से जो लेखिका के पिता थे वो भी शक के स्वभाव के हो गए थे। अब लेखिका अपने बारे में बताते हुए कहती है थोड़ा कि 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी और काली थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण उनके पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका से 2 साल बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी, जिसके कारण पिताजी हमेशा उनकी तुलना मुझसे करते और मुझे नीचा दिखाते रहते। इस हीनता की भावना ने ही मुझमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी मैं उससे उबर नहीं पाई। क्या है, जब किसी के साथ इस तरीके से भेदभाव होता है, तुलना की जाती है, किसी को किसी से कम समझा जाता है, तो इंसान क्या होता है, इसमें नेगेटिव हो जाता है। पर यहाँ लेखिका ने नकारात्मक ना सोचकर उसको सकारात्मक माना, लेकिन कभी भी वो इन चीज़ों से उबर नहीं पाए। उनके जीवन में चाहे उन्होंने कितनी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रह ही गई। अब वो बताती हैं कि बड़ी बहन सुशीला
और मैंने बचपन में कई सारे खेल खेले, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई। कई खेल हमने पड़ोस की सहेलियों के साथ खेले। हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मंजा सूतने का भी काम किया। उन दिनों हम पड़ोस के किसी घर में भी खेल खेल लेते थे। किसी के घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। परंतु आज ऐसा महसूस होता है कि पड़ोस का जो कल्चर था वो आज समाप्त हो चुका है। लोग अपने अपने घरों तक सीमित रह गए हैं। लेखिका बताती है कि उनकी कम से कम 1 दर्जन कहानियों के पात्र उनके मोहल्ले के लोग ही हैं। आगे वो बताती हैं कि जो उनकी माताजी थी वो पिताजी के बिल्कुल ठीक विपरीत थी। वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत धैर्यवान और सहनशील थी। पिताजी की हर ज्यादती को, हमारी हर उचित अनुचित फरमाइश को वह सहजता से स्वीकार कर लेती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल दिया ही। इन सब के बावजूद भी माँ कभी मेरे लिए आदर्श नहीं बन सकी, क्योंकि लेखिका ऐसे चाहती थी जो गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। लेकिन उनकी माँ क्या थी, हर ज्यादती को, चाहे वो सही हो या गलत हो, हर किसी काम से स्वीकार कर लेती थी, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करती थी। इसलिए लेखिका उनसे अपनी माँ से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनको अपना एक आदर्श नहीं माना। आगे वो बताती हैं कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए जो अनिवार्य योग्यता थी वो थी उम्र 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक मतलब 10वीं पास केवल। सन 1944 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त कर ली और उसकी शादी हो गई और वह कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। और अब क्या था, अब पिताजी का सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित हुआ। पिताजी ने उन्हें रसोई में समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। और घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और जमकर जो बहस होती थी, पिताजी मुझे भी उस बहस में शामिल होने के लिए कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहां बैठूं और देश में क्या हो रहा है ये जान सकूं। सन 1945 की बात है कि जब लेखिका ने 10वीं पास की और जब वे 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल की हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 से 47 के दिनों में जहां चारों तरफ हड़तालें, जुलूस निकल रहे थे, भाषण हो रहे थे, वहां लेखिका का खून भी शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से उबल रहा था, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों, भाषणों में उनके भाग लेने से अन्य छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ सड़कें नापती। लड़कियों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके लिए ऐसी लड़कियों को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। उसने भी ऐसे काम किए थे जिसके कारण उन्हें भी 2 बार ऐसा समय आया था कि वो पिताजी की डांट से, पिताजी के गुस्से से बाल बाल बची थी। परंतु यश प्राप्त करने की चाह पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनका ये सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। इसके चलते ही मैं 2 बार उनके गुस्से से बच गई कि पिताजी चाहते थे कि इंसान एक ऐसा काम करे जिससे कि उसका मान सम्मान हो। इसी के चलते क्या हुआ कि पिताजी बहुत गुस्से में थी। ऐसा हो रहा था कि पिताजी के गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठेंगे, लेकिन जैसे तैसे करके वो दोनों बार उनके उस गुस्से से बच गई। अब वो 2 ऐसी कौन सी घटनाएं थी, तो जानते हैं आगे की कहानी में। पहली बार जब कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और बोले, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भरनाते हुए ही वे घर से गए थे। लौटकर क्या कहर बरसेगा इसका अनुमान था। सो लेखिका पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को ये कह दिया कि जब गुस्सा शांत हो जाए पिताजी का तब बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश है, चल, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, पर डरते डरते पिताजी गर्व से कहने लगे,
सारे कॉलेज में तुम 3 लड़कियों का इतना रोब? कॉलेज की सारी लड़कियां तुम्हारे एक इशारे पर चलती हैं। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। अब लेखिका सोचती है, कहाँ तो जाते समय मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ अब बड़े गर्व से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कहकर आया हूँ। यह तो पूरे देश की आवाज़ है, इस पर कोई कैसे किसी पर रोक लगा सकता है भला। बड़े गर्व के साथ पिताजी की ये सब बातें उसे सुना रहे थे और मैं भी चुपचाप सुन रही थी। मैं हैरान थी, मुझे अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये हकीकत थी कि उसके स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया था कि वो नहीं इस तरीके से हड़ताल वड़ताल जुलूसों में भाग लेती थी, जिससे नहीं कॉलेज की अन्य लड़कियां भी जो थे ना उसका साथ देती थी। तो उसी के लिए प्रिंसिपल ने उसके पिताजी को बुलाया था। लेकिन पिताजी जब घर से गए थे तो बहुत गुस्से में गए थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ की सारी बातें सुनी तो उन्हें अपनी लड़की पर गर्व महसूस हुआ। और दूसरी घटना